हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं यहाँ पर फिर से लेकर आ गया हूँ इंडियन पॉलिटी की कक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोग संवैधानिक विकास को पढ़ रहे थे। तो भारत के संवैधानिक विकास में हमने पिछली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देख लिया है। पिछले वीडियो में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कवर कर लिया है और उससे संभावित जो प्रश्न हैं उसको भी देख लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम उसी कड़ी में अगले एक्ट की, जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये कब लागू हुआ, किसके सिफारिश पे लागू हुआ, किसने इसे लागू किया और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इन सब विषयों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर से डाले गए हैं। तो चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1784 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो वो 1773 में आया था, लागू हुआ था। 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पर वह असफल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चाहा था, ब्रिटिश संसद ने जो चाहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके काबू में आ जाए, तो ऐसा हुआ नहीं। तो इसी को सुधारने के लिए इसके बाद पुनः 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इसी की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में एक और एक्ट लाया गया, जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश ताज द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बताया गया। मतलब हुआ कुछ यूँ कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एक्ट के में किए गए प्रावधानों को मानने से इनकार किया, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, मतलब जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद ने सोचा था जैसा, वैसा कुछ रिजल्ट मिला नहीं। ठीक है, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और उसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा है वह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में नहीं है, बल्कि वे ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में है, ब्रिटिश ताज के अधिकार में है। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि कब ईस्ट इंडिया द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र कहा गया, तो ये कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, यह एक्ट कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो सबसे पहले बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने ये कह दिया कि जो भी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के हैं। तो ये चीज़ हो गई, ये थी इसकी पृष्ठभूमि। अब बात करें कि अगर बात की जाए कि इसे किसने पारित किया था, तो इसे पारित किया था विलियम पिट्स ने। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो पारित करने वाले प्रधानमंत्री का नाम था विलियम लिखा गया है, विलियम होगा, विलियम पिट। ओके, तो विलियम पिट के द्वारा इसको पारित किया गया और इसी वजह से इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स का इंडिया एक्ट। ओके, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों तथा कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। चूँकि जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो वो मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत में अपना क्षेत्र विस्तार किया और यहाँ पर प्रशासन कार्य भी करने लगी। तो कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग करने का काम किया किसने, 1784 में आए पिट्स इंडिया एक्ट ने। ठीक है, तो इस एक्ट ने क्या किया कि कंपनी के जो व्यापारिक क्षेत्र थे और जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उनको अलग अलग कर दिया। व्यापारिक क्रियाकलापों को पहले की तरह ही निदेशक मंडल के हाथों में दे दिया। ये ध्यान रखिएगा, निदेशक मंडल की स्थापना 1773 में ही की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान इंग्लैंड में निदेशक मंडल और जो है हितधारकों की जो समिति
बनाई गई थी इंग्लैंड में, तो उसका उसी के हाथों में क्या किया गया कि ये रहने दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी, तो उसमें से ध्यान दीजिएगा, उसमें दो तरह के काम कर रही थी ईस्ट इंडिया। एक तो ट्रेड का काम कर रही थी, एक व्यापार कर रही थी, और दूसरा रूल कर रही थी, शासन कर रही थी। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये व्यवस्था कर दी गई कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो ट्रेड वाली गतिविधियां हैं, वो निदेशक मंडल देखेंगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे, जैसे पहले से देखते आ रहे हैं 1773 से वही देखेंगे। लेकिन जो प्रशासनिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है यहाँ भारत में, प्रशासनिक कार्य का अर्थ हुआ कि जो रूल कर रही है, जो यहाँ पर शासन कर रही है, उसके लिए कहा कि सब काम निदेशक मंडल नहीं देखेंगे, उसके लिए एक अलग संस्था बना दी गई, और इस संस्था का नाम रखा नियंत्रक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या अभी हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। कंपनी के कार्यों को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कहा कि जो ट्रेड वाला मामला है, जो व्यापार है, उसे कौन करेगा, वो हमेशा की तरह निदेशक मंडल ही देखेंगे। लेकिन जो राजनीतिक मामले हैं, जो प्रशासनिक मामले हैं, उनको कौन देखेगा, तो उनके लिए एक नई संस्था बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दो संस्थाएं देखने को मिल गई, एक जो पहले से थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और अभी एक मिल गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य रखे गए, जिसमें से एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये ब्रिटेन का ही एक पद है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो इसमें चांसलर थे, दूसरे ब्रिटेन के राज्य सचिव हुआ करते थे, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। इन लोगों को मिलाकर 6 सदस्यों को मिलाकर क्या किया गया, एक और बनाया गया नियंत्रक मंडल, एक और संस्था की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, तो याद रखना इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, एक चांसलर थे, एक राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। इनकी जो नियुक्ति थी, इनका अधिकार किसको दिया गया था, सम्राट, यानी सम्राट जिनको नियुक्त करेंगे वही लोग इसमें आ सकते थे। ठीक है, किसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अतः निष्कर्ष था, सौंपा गया। चलिए, अब इस अधिनियम की हम लोग कुछ और बातों को देखेंगे, कुछ विशेषताओं पे बात करेंगे, और फिर आगे देखेंगे। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो चुके थे। मतलब पहले भारत में केवल कंपनी का शासन था, लेकिन अब भारत के 2 शासक हो गए थे। पहला तो कंपनी के निदेशक बोर्ड यानी कि निदेशक मंडल, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, तो वो तो पहले से शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो लोग पहले से शासन कर ही रहे थे। और दूसरा शासन कौन बन गया, दूसरा नियंत्रक मंडल। अभी जो ये स्थापना हुई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तो फिर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पर आ गया। तब 2 लोग शासन कर रहे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं शासन भारत के ऊपर, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी भारत के शासन में अपना हिस्सेदारी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब भारत जो है, भारत में 2 शासक वर्ग हो गए, एक कंपनी और दूसरा नियंत्रक मंडल। ठीक है, और जिसके माध्यम से ब्रिटेन की सरकार भी भारत के ऊपर शासन कर रही थी। यह स्थिति कब तक बनी रही, यह स्थिति 1858 तक बनी रही। क्या हुआ 1858 में, तो भाई 1857 में हुई भारत में एक महान क्रांति, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है ब्रिटेन ने एक सख्त रुख अपनाते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन भारत में समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और पूरी प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन यहाँ पर स्थापित कर दिया।
तो ये हो गया यहाँ पर इसकी पहली विशेषता। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता कहती है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, आपको याद हो कि 1773 में जब बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था तो उसकी सहायता के लिए एक 4 लोगों की कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। 4 लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी कि आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा ना तो चारों लोग आपस में डिस्कस करके लेना, ठीक है। तो उसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे और साथ ही साथ जो मुख्य न्यायाधीश थे वे हुआ करते थे और भी 2 अन्य सदस्य थे, तो टोटल 4 लोग हुआ करते थे। अब इन 4 लोगों में कभी कभी क्या होता था कि आपस में मतभेद हो जाता था, और जैसे ही मतभेद होगा तो ध्यान से देखिए कि क्या होगा कि 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे और 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे। 4 लोगों में से 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे और 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे, तो कोई भी जो निर्णय है वो नहीं ले पाते थे। गवर्नर जनरल को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कोई भी निर्णय वो नहीं कर पाते थे। ध्यान से समझिएगा, 4 लोग इसमें हुआ करते थे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और उनकी सहायता के लिए एक 4 लोगों की कमेटी बना दी गई कि भाई आप 4 लोगों मिलकर क्या करेंगे, कोई भी निर्णय लेने का काम करेंगे। अब निर्णय अकेले तो कोई ले नहीं सकता, तो इसके लिए क्या होता था, इसके लिए वोटिंग होती थी। अब वोटिंग में 2 लोग एक साइड चले गए और 2 लोग एक साइड हो गए। अब इसमें क्या होता था कि कोई भी कानून जल्दी बन नहीं पाता था, बहुत बार जो है प्रॉब्लम्स आती थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट में इसको थोड़ा सा सुधारा गया और कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो 4 लोग हैं, अब उसमें 4 नहीं बल्कि 3 लोग होंगे, और 3 लोग से फ़ायदा ये हुआ कि 2 लोग जिधर चले जाएंगे उधर का बात मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी गवर्नर जनरल की परिषद को भारत में प्रशासन जैसे। अच्छा, ये तो हो गया, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तथा गवर्नर जनरल की परिषद को, मतलब यही जो 3 लोगों की कमेटी है, इसको भारत में प्रशासन जैसे कि सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, इन सब की शक्तियाँ दे दी गई है ना। तो इन सब के मामलों पर डिस्कस करने की शक्ति दे दी गई किसको, गवर्नर जनरल की परिषद को। इस अधिनियम का महत्व यह हुआ कि कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मैंने आपसे पिछले भी डिस्कस किया कि ब्रिटिश ताज ने कहा कि कंपनी ने जितने भी क्षेत्र अपने अधिकार में लिए हैं वे सभी ब्रिटिश ताज के होंगे, तो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी इसको घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कार्य एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। अब ब्रिटेन की जो सरकार थी उसको भी भारत में कंपनी क्या कर रही है इस पर पूरा नियंत्रण मिल चुका था। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, ठीक है। तो 1773 के बाद आता है 1784। कुल 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट वापस भारत में लाया जाता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और इसके अंदर 1773 में जो भी चीज़ें हुई थी उसकी कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधारने की कोशिश की गई थी। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था भारत के संवैधानिक विकास में। चलिए इस पे संभावित प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस पर बनाए जा सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी द्वारा भारत में अधिग्रहित किए गए क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे वाला पहला वैधानिक दस्तावेज कौन था। बात को ध्यान से समझिएगा कि कंपनी ने भारत में जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार किया है तो उन पर ब्रिटिश क्राउन का भी अधिकार है। ये किस समय कहा गया था, कौन सा वो वैधानिक दस्तावेज था, तो वो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा पारित किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा था विलियम पीट के द्वारा, ठीक है, विलियम पीट के द्वारा, जबकि लॉर्ड नॉर्थ ने किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया गया, ठीक है। यह किस अधिनियम में किया गया। तो राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को आपको पता है कि 1774 के
पिट्स इंडिया एक्ट में ही अलग किया गया था। और जो व्यापारिक मामले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थे, व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में थे, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उसके लिए एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए एक नई संस्था की स्थापना की गई और इसका नाम क्या था? सेम वही क्वेश्चन, क्या नाम था इसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम था। अगला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही बोलते हैं हिंदी में। नियंत्रक मंडल के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अब नियंत्रक मंडल के बारे में नीचे कौन कौन से कथन दिए गए हैं, जरा इस पे ध्यान देते हैं। इसकी स्थापना लंदन में हुई थी तथा इसमें 6 सदस्य थे। तो क्या यह कथन सही है? नियंत्रक मंडल दूसरी है कि इसके 6 सदस्यों में से 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के, एक राज्य सचिव तथा एक चांसलर थे। तो ये दोनों के दोनों सही है। उसके बाद इसकी स्थापना भारत में हुई थी, जो कि गलत है, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए बनाया गया था। बिल्कुल नहीं, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यों पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, या फिर यूँ कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक मामले हैं व राजनीतिक मामले हैं उसको हैंडल करने के लिए इसे बनाया गया था। तो इसमें से ये 2 सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो अगले स्लाइड पर है। तो चलिए इसी के साथ ही ये आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। इसमें 5 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं। और ये एक छोटा सा टॉपिक था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, मैंने आपको समझा दिया बहुत ही विस्तार से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।